साहब ने बताया था कि 750 जो किसान शहीद हुए हैं उनको सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर शहीदों का दर्जा देंगे और उनके घर में एक सरकारी पक्की नौकरी दिलाई जाएगी। जहाँ तक शिक्षा का है, शिक्षा का भी हमने रोड मैप बनाया हुआ है। यहाँ पर कॉलेज डेवलप करेंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज, पॉलीटेक्निक, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज भी हैं, ज़मीन भी हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। कैंडिडेट का आना ये दर्शाता है कि कांग्रेस की सरकार पक्की आएगी, लहर तगड़ी है और कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से विजयी होगा। और जहाँ तक हमारे टिकट का है तो मैंने अभी प्रभारी जी को भी दिखाया जो हमने होमवर्क कर रखा है, बूथ लेवल के ऊपर जो हमने एजेंट अपॉइंट कर रखे हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी, कम से कम 70 विधायक आएंगे। राम राम सारा प्रीति कोतर। फिलहाल भी मैं राखी 12 खाप के चबूतरे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर है जो कांग्रेस का बड़ा महासम्मेलन है, मिलन समारोह। बहुत सारे कैंडिडेट है जो कांग्रेस के पहुँचे थे। तो दिलबाग सिंह डांडा ने जो ये प्रोग्राम कराया तो बातचीत करांगे किस खुशी में जो मिलन समारोह करे हैं। भाई आज एक बार अभी बिजी हैं लेकिन कोशिश करांगे बात करने की। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे सर? मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया। बड़ी संख्या में लोग पहुँचे, क्या कारण है मिलन समारोह? ये लोगों का प्यार है। लोग चाहते हैं कोई ऐसा कैंडिडेट आए जो हमारे काम करे, क्योंकि पिछले 10 साल से यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। बेरोजगारी बढ़ गई यहाँ पर। पढ़े हुए लड़के हैं, कोई बीटेक है, कोई मेडिकल कर रखा है, कोई बीकॉम कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रुप डी में नौकरी मिलती है, आत्मा को मार के रहते हैं वो। तो उन्होंने कुछ ऐसी उम्मीदें जगी हैं कि आप अगर आएंगे, आपको अनुभव है, हमें सूटेबल जॉब मिलेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। आज ख़राब मौसम था, सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक सुबह की बारिश होने लग रही है। सुबह की बरसात हो रही है। उस पर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे यहाँ पर, कुर्सियाँ एक भी खाली नहीं थी। यही मुझे लगता था कि शायद बरसात तेज़ है और कंटिन्यूस बरसात हो रही थी कि शायद लोगों के बीच में गाड़ी ख़राब हो सकती है, कीचड़ में कहीं फंस सकते हैं, नहीं आएंगे। लेकिन जैसा आपने अभी देखा भी था और पूरे यहाँ पर लेडीज़ भी, महिलाएं भी, कम से कम 100-200 महिलाएं भी थी और वो अपना काम छोड़ के आई हैं। अब महिलाओं को आना, और आपने ये भी अंतर देखा होगा, जो महिलाएं थी वो कहीं ना कहीं जॉब भी करती हैं। कोई स्कूल में टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रिंसिपल है, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं तकलीफ थी बीजेपी से। वो यहाँ सुनने की आ रही है और उम्मीदों के अंदर भी थी। सरकार बनेगी, आप एमएलए बनेंगे, उम्मीदें हैं, उनका काम करेंगे और हमें भी ऐसा लगता है कि इनका काम होना भी चाहिए। इस सारे को प्रेम को देखते हुए मेरे को लग रहा है कि सरकार कांग्रेस की पार्टी की आएगी, इनके काम होंगे। आम जनता अब की बार बदलाव चाह रही, बीजेपी तो बहुत परेशान हो रही है। क्या कारण है आम जनता का बदलाव चाहने का? कांग्रेस की अब की बार लहर बन रही है। जयप्रकाश जेपी की बात करी जाए, लोकसभा चुनाव की नारनौंद में सबसे बड़ी जीत है जो जयप्रकाश जेपी को प्राप्त हुई थी। कांग्रेस की कहीं ना कहीं अब की बार लहर बन रही है। देखिए, बीजेपी का कहना कुछ है, करना कुछ है, लिखना कुछ है। बोलते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बड़े बड़े मंत्री, पेट्रोलियम मिनिस्टर ये कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के भाव 2 रुपये लीटर बढ़ेंगे। अगले दिन लोग बाग पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो 4 रुपये बड़े मिलते हैं। वो कहते हैं भाई डिक्लेयर तो 2 रुपये किया था, 4 रुपये कैसे देने पड़े? जब उनसे स्पष्टीकरण आता है तो वो कहते हैं हमने 2 रुपये बेसिक रेट पर बढ़ाए थे। बेसिक रेट का कंज्यूमर को फ़र्क 4 रुपये का पड़ेगा। तो घुमा के बात करते हैं, सीधा ये नहीं कहते भाई 4 रुपये बढ़ाने, हमें 4 रुपये लगेंगे। पहले 2 रुपये बढ़ाते हैं। बेसिक रेट से आम आदमी को क्या लेना देना? वास्तव में कुछ और है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। तो ऊब चुकी है दुनिया। बीजेपी को तो अब की बार हरियाणा के अंदर मैं कहता हूँ कि उम्मीद छोड़ देनी चाहिए पूरी तरह। कांग्रेस की सरकार बनेगी, कम से कम 70 विधायक आएंगे। जैसा कि जिक्र है कि कांग्रेस की लहर बनी, तो कांग्रेस में भी 23 कैंडिडेट है जो कांग्रेस जो टिकट मांगने लग रहे हैं। तो आप अपना उसी बीच कहाँ पर देखें? देखिए, 23 कैंडिडेट हैं। अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है और जब लहर होती है तो हर व्यक्ति सोचता है कि शायद मेरा भी काम चल जाएगा, मैं भी बन जाऊंगा। क्योंकि 23 आए हैं, बीजेपी के अंदर कोई अभी है नहीं दावेदार। 23 कैंडिडेट का आना ये दर्शाता है कि कांग्रेस की सरकार पक्की आएगी, लहर तगड़ी है और कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से विजयी होगा। और जहाँ तक हमारे टिकट का है तो मैंने अभी प्रभारी जी को भी दिखाया जो हमने होमवर्क कर रखा है। बूथ लेवल के ऊपर जो हमने एजेंट अपॉइंट कर रखे हैं वो बुकलेट इनको मैंने सौंपी है। काम क्या होंगे, क्या हमारा विजन होगा, पूरा हमने राइटिंग में दिया हुआ है, पूरे मैप के साथ राइटिंग। वैसे नहीं कहा, कुछ भी दिखाया है। होगा कैसे वो भी दिखाया है और वो बुक मैंने इनको दे दी है कि आप, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी हमें नंबर 1 पर ले आएगी, नंबर 1 पर देखेगी, हमें टिकट मिलेगा और विजयी होंगे।
अगर आने वाले समय में आपको टिकट मिल गई और आप विधायक के रूप में चयनित हो गए तो आपके प्रमुख काम क्या कुछ रहेंगे अपने नारनौंद हलके में? रोज़गार देना, पहली प्रायोरिटी रोज़गार देने की होगी मेरी। कोई कितना पढ़ा हुआ व्यक्ति है, भाई 5 पढ़ा हुआ है, 10 है या ग्रेजुएट है, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है उसको नौकरी मिलेगी। ये हम वैसे नहीं कह रहे हैं कि नौकरी देंगे कैसे। बहुत सारे आदमी सवाल पूछेंगे कि नौकरी मिले ही कैसे। नौकरी तो आज भी खुली हुई है। इच्छा शक्ति चाहिए, नीयत चाहिए, निस्वार्थ भाव से अगर कोई नेता या अधिकारी काम करता है तो नौकरियों की कमी नहीं है। 2 लाख वैकेंसी हरियाणा में खाली है, 7,000 गांव हैं। एक गांव के अंदर अगर 50 नौकरी जो ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को मिलेंगी तो उनके घर में अच्छे दीपक जलेंगे, खुशहाली आएगी, रोजगारी मिलेगी। रोजगार का तो आपने बता दिया, शिक्षा का और स्वास्थ्य का और बता दो। शिक्षा और स्वास्थ्य, किसानों का देखिए किसानों का, क्योंकि मैं हमारी जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसके सदस्य हैं। अभी प्रभारी साहब ने बताया था कि 750 जो किसान शहीद हुए हैं उनको सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर शहीदों का दर्जा देंगे और उनके घर में एक सरकारी पक्की नौकरी दिलाई जाएगी। जहाँ तक शिक्षा का है, शिक्षा का भी हमने रोड मैप बनाया हुआ है। यहाँ पर कॉलेज डेवलप करेंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज, पॉलीटेक्निक, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज भी है, ज़मीन भी है, पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, किसी के अंदर अक्षमता की कमी नहीं है। तो वो काम करेंगे हम, उसका रोड मैप बनाया हुआ है। लोगों को शिक्षा भी देंगे, मेडिकल कॉलेज बनेगा तो स्वास्थ्य का ख्याल होगा, यूनिवर्सिटी बनेगी तो यहाँ पर रोज़गार मिलेगा, आम जन को भी आमदनी होगी। जो बाहर से आएंगे वो यहाँ रहेंगे, मकानों पर किराए पर लेंगे, लोगों की आमदनी बढ़ेगी यहाँ पर। अच्छा, तो उसकी फंडिंग कहाँ तो होगी जी? फंडिंग की सरकार के पास कमी नहीं है, फंड सरकार के पास काफ़ी है। भारत सरकार भी फंडिंग देती है। अगर आज हम यहाँ चाहें कि भाई इस हल्के के अंदर एक यूनिवर्सिटी खोल दें तो हरियाणा सरकार ने उसमें कुछ देना नहीं होता, फंडिंग सारी भारत सरकार करती है। अगर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस बात पर एग्री हो जाती है कि यहाँ यूनिवर्सिटी की जगह भी है, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर 7 कॉलेज चाहिए, 7 कॉलेज भी है, पढ़ने वाले भी हैं यहाँ पर, तो वो फंडिंग वो करती है। उसमें हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं करना होता है। और फंडिंग तो देश के अंदर है ही। अब ये जो प्राइवेट घराने हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनको भारत सरकार अब 10 लाख करोड़ रुपये माफ़ कर देती है और वो तो काम होगा, नौकरियां मिलेंगी। राजा का काम तो ये होता है प्रजा को सुखी रखना। प्रजा अगर सुखी रहेगी तो राजा ठीक ठाक चलेगा। तो पैसे की जो कमी है वो रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आएगी, ना ज़मीन की यहाँ पर कमी है, ना पढ़ने वालों की कमी है। तो जब विधायक हम होंगे तो जिस जगह पर हम आज आपको सामने बोल रहे हैं ये उसके बाद भी बोलेंगे और दिखाएंगे भी, और आप भी ये कहेंगे कि उस दिन हमने आपका इंटरव्यू लिया था और वो चीज़ आपने वहाँ कर दी है। एक मुहिम छेड़ रखी कि हरियाणा मांगे साहब, क्या का हिसाब मांगो जी आप? कामों का हिसाब किताब मांगेंगे। जो 47 पेपर लीक हुए हैं, मंडी के अंदर जिसकी बोली लगाई गई है, एसएस बोर्ड के अंदर करोड़ों रुपया मिला है, उसमें उनके अंदर कोई एक्शन नहीं। जिसने पेपर लीक कराया उसका कोई एक्शन नहीं। पैसे कमा लिए, सभी से नौकरी दी तो पैसे कमाए। जिनको नौकरी मिली है, चाहे ग्रुप डी में है, चाहे वो कहीं बिजली विभाग में है, तो सब लोन ले रहे हैं बैंकों में जाकर। किसी लिए लोन लाइन लगी हुई है, क्यों लोन ले रहे हो भाई, बताते नहीं, उनको हिचकिचाहट होती है। लेकिन खर्ची पर्ची वाली जो मुख्यमंत्री कहा करते थे यहाँ पर ना खर्ची है ना पर्ची है, वो बिल्कुल उसके उल्टा है, इसलिए लोग हिसाब मांग रहे हैं। अच्छा, अपना हरियाणा है जो बेरोजगारी में नंबर 1 पे आ गया, क्या कारण है जी? बड़ा कारण क्या? बीजेपी की गलत नीतियाँ, रोजगार देते नहीं। सरकार दोनों का बिना खर्चे बिना पर्ची के रोजगार दिए हैं, लेकिन वही हजारों बेरोजगार है जो आज कल 31 तारीख को भी जो सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे रोहतक में। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी। हरियाणा सरकार ने 80 एसडीओ लगाए बिजली बोर्ड के अंदर। 78 गुजरात के और महाराष्ट्र के थे, हरियाणा के केवल 2 थे। हरियाणा के योग्य स्टूडेंट्स हैं, अच्छे कॉलेज के ग्रेजुएट भी हैं, उनको छोड़ दिया गया, बाहर के ले आए। तो यहाँ तो बेरोजगारी रहेगी। आप जो स्टेट पीछे हैं, ठीक है, वहाँ का काम वो देखें, भारत सरकार उनका देखें। अगर हरियाणा सरकार भी गुजरात से, महाराष्ट्र से, बिहार से लाके यहाँ पर अधिकारी लगाएगी तो यहाँ के बच्चों को बेरोजगार रहेगा। वहाँ बेरोजगारी है और यहाँ बेरोजगारी का मुख्य कारण यही था कि बाहर के आदमियों को, और वो फिर उन्होंने पब्लिश भी नहीं किया, दिखाए भी नहीं, उनके एड्रेस नहीं दिए और आज तक छुपाए रखा। RTI भी लगाई, प्रदर्शन भी किए, लेकिन वो फाइल इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी की फाइल फिर दबा दी। अब आप देखिए कि कितनी नीयत ख़राब है। 1 तारीख को इन्हीं का चुनाव आयोग, जो हमारा भारत सरकार का स्वतंत्र चुनाव आयोग है, बीजेपी के कहने के मुताबिक ही तो इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं। कहीं 1.5 महीने, कहीं 2 महीने में। पहले 21 अक्टूबर को चुनाव हुआ 2019 में, अब की बार इन्होंने 20 दिन एडवांस कर दिया। 3-4 दिन के बाद जब देखा कि पार्टी हार रही है, फिर चुनाव आयोग के पक्ष के लगे तो इसको पीछे ले आओ। ये शंटिंग क्या है?
सोच विचार करके चुनाव आयोग ने अपना दिमाग लगाया कि 1 तारीख को चुनाव है। अब कहते हैं इस दिन एतवार है, इस दिन शनिवार है। शनिवार एतवार को तो वोट डलते ही हैं, कोई नई बात थोड़ी है। तो ये दर्शाता है कि बीजेपी बौखला गई है और अपने मिशन से पीछे भी हट गई है। कुछ करना नहीं है, वही मैंने बताया कि करना कुछ नहीं। बाहर के आदमियों को नौकरी लगाना, झूठा प्रचार फैलाना, ढोंगी रचना, जुमलेबाजी छोड़ना, हम ये करेंगे वो करेंगे, किसी का पल्ले कुछ है नहीं। उन्हें सब ने मान लिया। बीजेपी के मुख्यमंत्री बदल दिया कि भाई इसके मुख्यमंत्री काल में बीजेपी हारेगी। नया मुख्यमंत्री बलि का बकरा बना दिया। अब वो सोचता है कि हम चुनाव में शंटिंग करते रहें, पहले कर दें बाद में करते हैं, मिलना कुछ नहीं। तो ये इनका बीजेपी वालों का हरियाणा को पीछे धकेलने का मुख्य कारण ये रहा। इसकी वजह से बेरोजगारी हुई है। अच्छा, तो अभी बहन विनेश फोगाट भारत लौटी थी, लेकिन उसी में जो अन्य पार्टी के नेताओं का जो बयान आया है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहन विनेश फोगाट को एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे थे। अन्य पार्टी के नेताओं का बयान है कि ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो राजनीतिक स्टंट है। राजनीतिक स्टंट नहीं था, वो तो एक सम्मान था भारत की बेटी को। जो विश्व का सबसे बड़ा गेम होता है वो वर्ल्ड चैंपियन बन रही थी। अगर वर्ल्ड चैंपियन को रिसीव करने के अंदर भी पॉलिटिकल बीच में लाते हैं तो इनको किसने रोका था? इनकी तो सरकार थी। ये अपनी पूरी सिक्योरिटी इनके पास, सिक्योरिटी के साथ जाते, रिसीव करते, उनका मान सम्मान करते। लेकिन ये बातें कहाँ से आ गई? जंतर मंतर के पर उनको घसीटा गया, उनके फ़ोटो हैं, पुलिस ने उनके ऊपर अत्याचार किया। वो तो अपनी ताकत के ऊपर फिर भी अपने दिल के अंदर कि मैंने गोल्ड मेडल लाना है, वहाँ तक पहुँची और वहाँ भी उसके साथ साजिश हुई, साजिश का शिकार हुई। ये नाचने जाएंगे आंगन टेढ़ा। बीजेपी को कुछ करना नहीं है, कोई करे कोई सम्मान दे, उसके पीछे पड़ते हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है। ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट में नारनौंद की जनता को क्या नारनौंद की जनता काफ़ी संवेदनशील है, अच्छे इंसान हैं, साथ देने वाले हैं, पूरे विश्वास भी इनका मेरे ऊपर इन्होंने जताया है। तो मैं इनका धन्यवाद करूँगा। और 1 महीने तक, क्योंकि 3-4 दिन में नाम डिक्लेयर हो जाएंगे, साथ देंगे, किसी अफवाहों से दूर रहेंगे, सोशल मीडिया का अगर कोई गलत प्रचार होता है उससे भी दूर रहेंगे, धन बल से भी दूर रहेंगे और कांग्रेस पार्टी की साफ सुथरी सरकार लेकर आएंगे। तो भाई फिलहाल मेरे गले फ्रेम में आप दिलबाग सिंह टांडन देख लग रहे हो, बातचीत करने की कोशिश करी है। आज जो मिलन समारोह इन्हें आज 12 खाप के चबूतरे पर रखा था। तो इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है और नारनौंद में आप कौन सा चेहरा देखना चाहोगे? सब कमेंट के जरिए जरूर लिख दियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।